शिवराज सरकार की सबसे पॉपुलर योजना लाडली बहना ने प्रदेश का बजट बिगाड़ दिया है। इस योजना को पूरा करने के लिए नवनियुक्त मोहन सरकार को 4,200 करोड़ का कर्ज लेना होगा। इसके साथ ही संविदा कर्मियों के बढ़ाए गए मानदेय को देने के लिए 1,500 करोड़ और अन्य योजनाओं के लिए भी 2,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ेगा। इसके साथ ही लड़कों को स्कूटी दिए जाने, गैस सिलेंडर के दाम 450 रुपये करने, पंचायत कर्मियों की सैलरी बढ़ाए जाने जैसी कई तमाम घोषणाओं के कारण बजट गड़बड़ा गया है। दरअसल चुनावी सीजन में हुई घोषणाओं को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को अगले 3 महीने करीब 25,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ेगा। तब जाके सरकार अपनी चुनावी घोषणाओं को कुछ हद तक पूरा कर पाएगी। इधर प्रदेश सरकार पहले से ही 3,31,000 करोड़ के भारी कर्ज में डूबी हुई है। ऐसे 25,000 करोड़ का यह नया कर्ज सरकार की सांसें फुला सकता है, क्योंकि वित्तीय स्थिति के अनुसार सरकार 15,000 का करोड़ ले सकती है। जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार वर्ष 2023 में अब तक 40,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। अभी हाल ही में 4,000 करोड़ का कर्ज प्रदेश सरकार ने आरबीआई के ऑक्शन के जरिए उठाया लिया है। प्रदेश सरकार पर चल रहे पुराने लोन का मूलधन भी नए कर्ज से चुकाया जाएगा। ऐसे में अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के समाप्त होने से पहले ही सरकार पर कर्ज बढ़कर 4.30 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। हालांकि इधर प्रदेश सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश में संचालित जनकल्याणकारी कार्यक्रम और विकास योजनाओं के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। सभी जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और विकास योजनाएं विधिवत जारी रहेंगी। जनकल्याणकारी कार्यक्रमों एवं विकास योजनाओं के लिए शासन के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। शासन के सभी जनकल्याणकारी कार्यक्रम सुचारू रूप से जारी रहेंगे। विकास योजनाएं भी निरंतर जारी रहेंगी। वित्त विभाग द्वारा वित्तीय अनुशासन के अंतर्गत बजट आवंटन एवं व्यय की कार्ययोजना दिशा निर्देश संबंधी आदेश सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत हर वित्तीय वर्ष में जारी होते हैं। विकास योजनाएं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रम जनहित में निरंतर जारी रहेंगे। नए साल में मोहन सरकार प्रदेशवासियों को सौगात देगी। 1 जनवरी 2024 से मध्य प्रदेश के 43 जिलों में साइबर तहसील की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे रजिस्ट्री के बाद नामांतरण, अविवादित नामांतरण के लिए तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना होगा। अभी केवल 12 जिलों में ही साइबर तहसील की व्यवस्था लागू है। शेष 43 जिलों में अब भी दफ्तर के चक्कर लगाने होते हैं, लेकिन 1 जनवरी से अन्य 43 जिलों में भी साइबर तहसील की व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए अलग से स्टाफ भी रखा जाएगा और प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में भी स्टाफ बढ़ाया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक 1 जनवरी 2024 से साइबर तहसील की व्यवस्था प्रदेश के सभी 55 जिलों में लागू करने का निर्णय लिया था। प्रदेश में बिना आवेदन, नामांतरण और अभिलेख दुरुस्तीकरण की व्यवस्था जून 2022 से लागू की गई है। इसे साइबर तहसील नाम दिया गया है। इसमें रजिस्ट्री उपरांत क्रेता के पक्ष में अविवादित नामांतरण एक फेसलेस पेपरलेस तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा 14 दिन में बिना आवेदन के और बिना तहसील के चक्कर लगाए स्वतः हो जाता है और खसरे तथा नक्शे में भी क्रेता का नाम चढ़ जाता है। वर्तमान में यह व्यवस्था प्रदेश के 12 जिलों की 442 तहसीलों में लागू है। इसके माध्यम से अब तक 16,000 से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संभागीय बैठक के लिए एसीएस लेवल के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम ने अधिकारियों को संभाग बैठक के लिए प्रभारी नियुक्त किया है। प्रदेश के 10 संभाग के लिए 10 अधिकारियों की तैनाती की गई है। ये सभी अधिकारी संभागीय बैठक की न सिर्फ तैयारी करेंगे, बल्कि बैठक के बाद बैठक में दिए गए सीएम के निर्देशों की मॉनिटरिंग भी करेंगे। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की कमान संभालते ही संभागों की बैठक लेना शुरू किया है। उन्होंने इसकी शुरुआत अपने गृह संभाग उज्जैन से की थी। देवास जिले के सोनकच्छ में एक नाबालिग लड़की को उसके पिता से 50,000 रुपए में खरीद कर लाने और उसके साथ मारपीट करने व मजदूरी करवाने का मामला सामने आया है। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रवीण जैन ने बताया कि हमारे उच्च अधिकारियों को एक नाबालिग लड़की 13 वर्ष ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाला था।
जिसमें लड़की ने बताया कि उसको उसके पिता ने गांव के ही एक व्यक्ति को 50,000 रुपए में बेच दिया और जिन्हें बेचा है वो परिवार मेरे साथ मारपीट करते हैं, मुझसे मजदूरी करवा रहे और मुझे खाने को भी नहीं देते हैं। इसी आधार पर गुरुवार को पीलिया खाद ईंट भट्ठे से नाबालिग लड़की को सोहनलाल उसकी पत्नी और उसके नाबालिग बेटे से छुड़वाया और कार्यवाही हेतु सोनकच्छ पुलिस को आवेदन पत्र दिया। क्या मामला है सर, थोड़ा विस्तार से बताएंगे आप? ये 13 वर्ष की बालिका है और नाम क्या है इसका? अलका नाम है इसका। और इसने एक छोटा सा वीडियो बना के हमको भेजा था कि ये मैं यहाँ पर मेरे को मेरे माँ बाप ने 50,000 रुपये में बेच दिया है और जहाँ मैं रह रही हूँ वो लोग उनको खाना पीना नहीं दे रहे हैं, जबरन मुझसे मजदूरी करा रहे हैं, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। तो हमको कल ये सूचना मिली थी, तो आज हम पुलिस वालों के साथ में हमारे महिला बाल विकास की टीम के साथ यहाँ आए। तो वाकई में भी पाया गया कि छोटी सी बालिका है, 13 वर्ष की बालिका है और अभी भी वो उसका वीडियो मत बनाइएगा, उसका फ़ोटो। तो वो 13 वर्ष की ये बालिका है और वाकई में भी बहुत इससे मतलब ईंट बनाने का काम ही कर रही थी और उसने अभी भी यही बताया कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ और मेरे को यहाँ पर जबरन खाना भी नहीं दे रहे हैं, मारपीट भी करते हैं रोज़ मेरे साथ में और मेरे को परेशान कर रहे हैं। तो जिसको जो ये बोल रहे हैं कि हमने सगाई करी है, जो दूसरे लोग हैं जिनने इसको ख़रीदा है इसको, तो इनको भी हम साथ में लेके जा रहे हैं। आगामी पुलिस की कार्रवाई करेंगे इसमें और जो बालिका है इसको CWC में पेश करेंगे, वहाँ से इसको उज्जैन बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा। कहाँ से लाए थे इसको खरीद के और ये अमलाताज से लेके आए हैं इसको। अच्छा, आपका शुभ नाम और आप किस पद पे सर? मेरा नाम प्रवीण कुमार जैन है, बाल विकास परियोजना अधिकारी सोनकच्छ। गुना विश्व हिंदू परिषद ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं करा पा रहा है। जिले में सीएम के आदेश की अवहेलना की जा रही है। विहिप ने एसपी कार्यालय में ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें कहा कि मुख्यमंत्री ने 13 दिसंबर को आदेश जारी करते हुए ध्वनि प्रदूषण यंत्रों पर नियंत्रण हेतु निर्देश दिए हैं। अधिकांश जिलों में मस्जिदों से माइक उतारे जा चुके हैं। पुलिस द्वारा मंदिर में अखंड रामायण पाठ के माइक साउंड बंद करवा दिए। विहिप ने कहा कि 2 अलग अलग कानून हैं क्या? पुलिस का ये पक्षपातपूर्ण रवैया हिंदू समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं शहर में मांस बिक्री को लेकर भी शासन के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। विहिप ने कहा कि शहर में वर्तमान में भी ठेलों पर बिक्री की जा रही है और मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना की जा रही है। इस मौके पर विहिप विभाग मंत्री सुरेश शर्मा सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बजरंग दल के जीते, बजरंग दल के। त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023-24 उत्तरार्ध को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार भितरवार अनुभाग की 82 ग्राम पंचायत में से 27 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंच के रिक्त पड़े 89 पदों को लेकर आगामी 5 जनवरी 2024 को होने वाले निर्वाचन को लेकर बुधवार को जनपद सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी व ग्वालियर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह से मिले निर्देशों के आधार पर जनपद CEO LN पिप्पल के मार्गदर्शन में खंड पंचायत निरीक्षक ML चिकवा द्वारा भितरवार एवं घाटीगांव ब्लॉक की लगभग 60 पोलिंग टीमों के 240 से अधिक अधिकारी कर्मचारियों को मतदान कराने की बारीकियों के साथ ही मतदान पेटी का डेमो देकर मतगणना की बारीकियां बताई गई। वहीं आयोजित प्रशिक्षण में उचित बैठक व्यवस्था न होने के कारण प्रशिक्षण प्राप्त करने आए अधिकारी कर्मचारी जनपद सभागार के आसपास मदराते देखे गए। वहीं रिक्त पड़े 89 ग्राम पंच के पदों के लिए 15 से 22 दिसंबर तक नामांकन प्राप्त करने की तिथि निर्धारित है, जिसमें से अभी तक 11 पदों के लिए ही आवेदन प्राप्त हो सके हैं। आज उप निर्वाचन आयोग पंचायतों में उसको लेकर क्या आयोजन था? पंचायत उप निर्वाचन 2023 उत्तरार्ध हमारे यहाँ इस जनपद पंचायत भितरवार के 89 पद रिक्त हैं पंचों के और ये 27 पंचायतों में निर्वाचन होना है पंचों। उसकी जो प्रक्रिया है चुनाव की, उस संबंध में जो मतदान दल बनाए गए, हमारे यहाँ 60 मतदान दल बनाए गए, उनका आज प्रशिक्षण रखा गया था। सबको प्रशिक्षण दे दिया गया है। एक मतदान दल पर कितने कर्मचारी लगाए गए? एक मतदान दल में 4 कर्मचारी हैं
उन्हीं का प्रशिक्षण रखा है। जी। ओंकारेश्वर से 12 किलोमीटर दूर ओंकारेश्वर रोड पर पुनर्वास से स्कूल जा रही युवती को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें घायल होने से सिविल अस्पताल लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को रेफर कर दिया गया। नागरिकों ने बताया कि बाइक सवार दोनों युवक शराब के नशे में थे। अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिता नया निवासी अंकु पिता चैन सिंह 20 साल और दीपक पिता मानगीलाल 20 साल दोपहिया वाहन से सनावद में पिक्चर देखने आए थे, जहां ओंकारेश्वर रोड स्थित टॉकीज पर जाने के दौरान पुनर्वास से सनावद कन्याशाला पढ़ने जा रही काजल पिता शंकर को टक्कर मार दी। काजल अपनी सहेलियों के साथ पैदल जा रही थी। सड़क दुर्घटना हुई है, इसमें कौन घायल है और क्या उपचार किया गया? एक युवती और 2 युवक आए थे जो घायल अवस्था में लेकर आई थी, उनको रेफर किया है। और एक युवती मतलब जो पैदल जा रही थी तो 2 युवक ने उनको टक्कर मार दी। जो ये लोग बाइक पे सवार थे, इसलिए टक्कर हुई और सिविल हॉस्पिटल में उनका इलाज किया गया और इलाज के बाद उनको रेफर किया। युवती बता रहा था स्कूल जा रही थी, ऐसा कुछ? हाँ, स्कूल जा रही थी, पैदल जा रही थी, तो ये 2 युवक बाइक से आ रहे थे, उन्होंने टक्कर मार दी तो घायल हो गई युवती। 20 वर्षीय थी। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि गाड़ी ठीक से चलाएं, पैदल चलने वालों को भी देखें, दाएं देखें, बाएं देखें, पीछे देखें, आगे देखें, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी कीमती होती है, प्रेशियस होती है। तो सभी लोग गाड़ी का अपना वाहन यातायात के नियमों का पालन करें। नर्मदा नदी पर बने मोरटक का पुल को 3 दिन के लिए किया बंद। नर्मदा नदी में बाढ़ आने के बाद पुल की हालत जर्जर होने के कारण भारी वाहनों पर लगाई थी रोक। इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर मोरटक का स्थित नर्मदा नदी पर बने पुल को लोड टेस्ट के लिए किया बंद। 23 दिसंबर तक चलेगा लोड टेस्ट। SGSITS के इंजीनियर 3 दिन तक करेंगे लोड टेस्ट। रिपोर्ट आने के बाद पुल से भारी वाहनों के आवागमन को लेकर स्पष्ट होगी स्थिति। मामला नहीं, जनता की टेस्टिंग के लिए लोड टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। और पिछली बार भी जैसा कहा था कि अभी जो बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी उसके कारण टॉप का स्लैब डैमेज हुआ था और NHAI द्वारा इस डैमेज का प्रतिपूर्ति के बाद कॉलेज को लोड टेस्टिंग के लिए आमंत्रित किया। सर, लोड टेस्टिंग में क्या क्या देखा मतलब आपने? लोड टेस्टिंग चूँकि अभी 1955 के आसपास का ब्रिज है तो इसका रखरखाव और उसके हिसाब से इसकी मरम्मत संधारण जैसा होता है उस पर हमारा खास ख्याल है। तो इस बार हम वाइब्रेशन एनालिसिस को लेकर आए। इसके आधार पर हम लोड टेस्ट का जो टारगेट टेस्ट है वो हम निर्धारित कर रहे हैं। और चूँकि आदरणीय रोड़े सर के मार्गदर्शन में ये पूरी टीम काम कर रही है तो इसके हिसाब से तो आम लोगों से भी हमारी अपील रहती है कि लोड टेस्ट का है। पिछले साल भी पूरा सहयोग आपने दिया तो 1 साल पूरा हमारा लोड टेस्ट रहा। इस बार वर्षा काल के कारण थोड़ा सा कुछ समय हमें परेशानी रही। तो जब तक अभी हमारे पास ये ब्रिज है इसको किस तरीके से किस दक्षता और किस प्रतिपूर्ति वाले लोड पर हम आवागमन को चालू करें उस पर हमारा ध्यान है। सर, आवागमन कब तक बंद रहेगा? आवागमन बंद रहने का नहीं, हम अपना टेस्टिंग का कार्य पूर्ण कर रहे हैं और इसी के साथ ही मौखिक तौर पर भी बता दिया जाएगा कि चलायमान लोड ये है, इसके लिए आप निर्धारित करें। जैसा कि अभी पहले आप लोगों के माध्यम से ही हमको भी जानकारी हुई कि 10-20 टन के आसपास तक का था। तो हम देख रहे हैं कि जो आम आदमी हमसे अपेक्षा रखता है तो इसकी वास्तविक कैपेसिटी कितनी है। तो कुछ समय के लिए, क्योंकि जो हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं ये चलते हुए ट्रैफिक में दुर्घटना कारक हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं, आपके माध्यम से हम बताना भी चाह रहे हैं कि किस तरीके का टेस्टिंग इवेंट रहता है। इतने सारे लोग लगते भी हैं, काम करना भी होता है। तो पूरी टीम सजगता के साथ सर के मार्गदर्शन में काम कर रही है। थैंक यू सर। पुरानी रंजिश को लेकर 3 युवकों ने योगेश उर्फ गोलू पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घटना बड़वाह के गणेश मार्ग की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार नूरनगर निवासी गोलू उर्फ योगेश पिता रामेश्वर मालवीय 23 वर्ष निजी कार्य के लिए बाजार में आ रहा था। तभी अचानक बजरंग घाट निवासी अक्रम बेग हर्ष सागर ने गणेश मार्ग पर पीड़ित को रोककर विवाद किया, जिसमें अक्रम ने योगेश को चाकू मार दी। चिल्लाने की आवाज सुनकर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। योगेश को गंभीर अवस्था में बड़वाह शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर रेफर किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच में जुटी।